उड़ान 305 का रहस्य, खौफ की वह रात। नवंबर 1971 की वह सर्द और तूफानी शाम। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश की बूंदें डामर पर गिरकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। आसमान का रंग गहरा स्लेटी हो चुका था, जैसे कोई भारी मुसीबत दस्तक देने वाली हो। लेकिन बोइंग 727, जिसे नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की उड़ान 305 के नाम से जाना जाता था, के अंदर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ रहे थे, अखबार पलट रहे थे या खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देख रहे थे। विमान के पिछले हिस्से में सीट 180 पर एक आदमी बैठा था। वह बाकी यात्रियों से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे रहस्यमयी बनाता था। उसने एक काला बिजनेस सूट, सफेद शर्ट और एक पतली काली टाई पहन रखी थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे पत्थर पर उकेरे गए हों, शांत, ठंडे और भावहीन। उसकी आंखों पर गहरे रंग का चश्मा था, इसने उसके चेहरे को और भी अपठनीय बना दिया था। उसके पैरों के पास एक काला ब्रीफ केस रखा था। टिकट पर उसका नाम दर्ज था, डैन कूपर, फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस, जो अपनी नौकरी में माहिर थी और जिसने न जाने कितनी उड़ानों में काम किया था। अपनी रूटीन चेक कर रही थी। वह मुस्कुराती हुई कूपर के पास से गुजरी। एक्सक्यूज मी मिस कूपर की आवाज भारी लेकिन बेहद शांत थी। जी सर, कहिए, फ्लोरेंस ने अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। एक बर्बन शराब और थोड़ा पानी। फ्लोरेंस ने सिर हिलाया और कुछ ही मिनटों में उसकी ड्रिंक लेकर लौट आई। कूपर ने ड्रिंक के पैसे चुकाए और जब फ्लोरेंस उसे बाकी के पैसे लौटाने लगी तो उसने चुपचाप एक मुड़ा हुआ सफेद कागज उसकी ट्रे पर रख दिया। फ्लोरेंस को लगा कि ये कोई आम यात्री है जो उसे अपना फोन नंबर दे रहा है। ऐसी चीजें उसकी लाइन में आम थी। उसने बिना कागज खोले उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया और आगे बढ़ने लगी। मिस, कूपर ने उसे टोका। उसकी आवाज में इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी गहराई थी जिसने फ्लोरेंस के कदम वही रोक दिए। बेहतर होगा कि आप उस पर्ची को पढ़ें, मेरे पास एक बम है। फ्लोरेंस की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसने मुड़कर कूपर को देखा। वह अब भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई उन्माद। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। फ्लोरेंस के हाथ कांपने लगे जब उसने जेब से वह पर्ची निकाली। पर्ची पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बम है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास बैठो। फ्लोरेंस के दिमाग में जैसे सायरन बजने लगे। उसने कांपते कदमों से ऊपर के बगल वाली खाली सीट पर खुद को बिठाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, फ्लोरेंस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। ऊपर ने बिना कुछ कहे अपना काला ब्रीफ केस अपनी गोद में रखा और उसे हल्का सा खोल दिया। फ्लोरेंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर 8 लाल रंग के सिलेंडर थे जो किसी डायनामाइट की तरह दिख रहे थे। वे लाल और नीले तारों के एक जाल से जुड़े हुए थे और बीच में एक बड़ी सी बैटरी रखी थी। यह सच है, ऊपर ने ब्रीफ केस बंद करते हुए कहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे शाम 5 बजे तक $2 लाख कैश चाहिए, एक बैकपैक में। मुझे 2 मुख्य पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट चाहिए, और जब हम सिएटल उतरेंगे तो फ्यूल का ट्रक रनवे पर तैयार रहना चाहिए, कोई चालाकी नहीं। फ्लोरेंस ने सिर हिलाया। उसका गला सूख चुका था। मैं कैप्टन को बताती हूँ, जाओ और बिल्कुल सामान्य बर्ताव करना, ऊपर ने हिदायत दी। कॉकपिट का तनाव। फ्लोरेंस जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गलियारे से होकर कॉकपिट की तरफ बढ़ी। विमान में बैठे बाकी यात्री बिल्कुल बेखबर थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई सो रहा था। फ्लोरेंस को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में चल रही है। उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। कैप्टन विलियम स्कॉट और को पायलट नियंत्रण संभाल रहे थे। फ्लोरेंस, क्या हुआ? तुम पीली क्यों पड़ गई हो? कैप्टन स्कॉट ने उसकी हालत देखकर पूछा। कैप्टन, सीट 180, फ्लोरेंस ने कांपती आवाज में कहा। वहां बैठे आदमी के पास बम है, मैंने खुद देखा है। उसने पर्ची दी है और $2 लाख और 4 पैराशूट मांगे हैं। कॉकपिट में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। विमान के इंजनों की आवाज अब और भी डरावनी लगने लगी थी। कैप्टन स्कॉट का अनुभवी दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या वो घबराया हुआ है? कोई पागल लग रहा है? स्कॉट ने पूछा। नहीं, फ्लोरेंस ने जवाब दिया। वह अब तक का सबसे शांत इंसान है जिसे मैंने देखा है। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। कैप्टन स्कॉट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क किया। सिएटल अप्रोच, ये फ्लाइट 305 है। हमें एक हाईजैक की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यात्री के पास विस्फोटक है। उसकी मांगे हैं $2 लाख और 4 पैराशूट। एटीसी पर भी हड़कंप मच गया। एफबीआई को तुरंत सूचित किया गया। कैप्टन स्कॉट के कंधों पर अब विमान में सवार सभी 36 यात्रियों और चालक दल की जान की जिम्मेदारी थी। कॉकपिट, जो पहले एक सुरक्षित जगह थी, अब एक पिंजरे जैसी लगने लगी थी। स्कॉट जानते थे कि एक छोटी सी गलती, एक गलत पैंतरा और पूरा विमान हवा में ही राख का गोला बन सकता है। फ्लोरेंस, वापस जाओ, उसे बताओ कि हम उसकी मांगे पूरी कर रहे हैं। उसे शांत रखो, स्कॉट ने आदेश दिया। फ्लोरेंस वापस कैबिन में आई।
कूपर ने अपना चश्मा नहीं उतारा था, वह बस खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था। कैप्टन, आपकी मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोरेंस ने कहा। बहुत खूब, कूपर ने एक सिगरेट जलाते हुए कहा। उन दिनों विमानों में धूम्रपान की अनुमति थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तक मेरा सामान तैयार नहीं होता, हम आसमान में ही रहेंगे। अगले 2 घंटे किसी यातना से कम नहीं थे। विमान सिएटल के ऊपर चक्कर काटता रहा। FBI जमीन पर पैसे और पैराशूट इकट्ठा करने में लगी थी। केबिन के अंदर फ्लोरेंस लगातार कूपर के पास बैठी रही। उसने गौर किया कि कूपर किसी भी खूंखार अपराधी की तरह नहीं था, वह बदतमीज नहीं था। उसने अपनी दूसरी ड्रिंक के लिए भी पैसे दिए और फ्लोरेंस से कहा कि वह छुट्टे पैसे रख ले। ये विरोधाभास फ्लोरेंस के लिए और भी डरावना था। एक तरफ मौत का सामान और दूसरी तरफ एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव। सिएटल में लैंडिंग, सन्नाटे की शुरुआत। शाम 5:39 विमान आखिरकार सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरा। बाहर अंधेरा हो चुका था और बारिश तेज हो गई थी। रनवे पर FBI के एजेंट और स्नाइपर्स तैनात थे, लेकिन कूपर ने साफ कर दिया था कि अगर किसी ने भी प्लेन के करीब आने की कोशिश की तो वह ट्रिगर दबा देगा। विमान के रुकते ही कूपर के आदेश पर सीढ़ियां उतारी गई। एक अकेला कर्मचारी बैग लेकर आया। फ्लोरेंस ने बैग लिया और कूपर को थमा दिया। कूपर ने बैग खोला और पैकेटों को चेक किया। जब उसे तसल्ली हो गई कि पैसे और पैराशूट आ गए हैं तो उसने फ्लोरेंस की तरफ देखा। सबको बाहर निकाल दो, सिर्फ तुम, कैप्टन, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर अंदर रहेंगे। यात्रियों को अभी भी नहीं पता था कि वे हाईजैक हो चुके हैं। उन्हें बस इतना बताया गया था कि विमान में कोई तकनीकी खराबी है। सभी यात्री शांति से बाहर निकल गए। उनके जाते ही विमान में एक खौफनाक दमघुंटू सन्नाटा छा गया। अब उस विशाल बोइंग 727 में केवल 5 लोग बचे थे। कूपर ने फ्लोरेंस से कहा, कैप्टन से कहो प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाना है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। फ्लोरेंस कॉकपिट गई। कैप्टन, वह मैक्सिको जाना चाहता है। वह कह रहा है कि विमान को 10,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ाना है। पंखों के फ्लैप 15 डिग्री पर रहेंगे और स्पीड 150 नॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और केबिन प्रेशराइज नहीं रहेगा। कैप्टन स्कॉट हैरान रह गए। ये नामुमकिन है। इतनी कम ऊंचाई और इतनी कम स्पीड पर हम इस मौसम में मैक्सिको तक नहीं पहुंच सकते। फ्यूल खत्म हो जाएगा। फ्लोरेंस ने ये बात कूपर को बताई। कूपर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम नेवादा के रेनो में उतरकर फ्यूल भरवाएंगे। कैप्टन से कहो कि उड़ान भरे और हाँ, टेक ऑफ के दौरान पीछे का दरवाजा खुला रहेगा। कैप्टन स्कॉट ने मना कर दिया कि खुले दरवाजे के साथ उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है। कूपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, दरवाजा बंद कर लो, मैं इसे हवा में खुद खोल लूंगा। तूफान के बीच खौफनाक उड़ान। रात 7:40 विमान ने फिर से उड़ान भरी। बाहर मौसम बेहद खराब था। आसमान काले तूफानी बादलों से घिरा हुआ था और विमान बुरी तरह हिल रहा था। केबिन में केवल लाइटें टिमटिमा रही थी। कूपर ने पीछे के हिस्से में जाकर पैराशूट को अपने शरीर से बांधना शुरू कर दिया। उसने फ्लोरेंस की तरफ देखा। तुम कॉकपिट में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। जब तक हम रेनो नहीं पहुंचते कोई बाहर नहीं आएगा। फ्लोरेंस के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि वह आदमी क्या करने वाला है। उसने कूपर को एक आखिरी बार देखा। वह अंधेरे में एक परछाई की तरह लग रहा था जिसने मौत का सामान पहना हुआ था। फ्लोरेंस भागकर कॉकपिट में गई और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। कॉकपिट के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कैप्टन स्कॉट नियंत्रण खोने से बचने के लिए विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बाहर तूफान की वजह से विमान को वैसे ही झटका लग रहा था। फ्लोरेंस एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। रात के लगभग 8 बजे कॉकपिट के पैनल पर एक लाल बत्ती चमकने लगी। उसने पीछे की सीढ़ियों को अनलॉक कर दिया है। वो पायलट ने चीखते हुए कहा। कैप्टन स्कॉट ने इंटरकॉम पर कहा, कूपर, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? इमरजेंसी लाइन पर कूपर की ठंडी और संक्षिप्त आवाज आई। नहीं, ये कूपर का आखिरी शब्द था जिसे किसी ने सुना। रात 8:13। विमान के अंदर हवा का दबाव अचानक बदल गया। कॉकपिट के अंदर बैठे तीनों लोगों ने एक जोरदार झटका महसूस किया। विमान की पूंछ अचानक ऊपर की तरफ उछली, जैसे विमान के पिछले हिस्से से कोई बहुत भारी चीज अचानक अलग हो गई हो। कैप्टन स्कॉट को विमान को संतुलित करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। वो कूद गया। स्कॉट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनके माथे पर पसीना था। बाहर 10,000 फीट की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड -50 डिग्री सेल्सियस और घना अंधेरा। किसी भी इंसान का ऐसे मौसम में उस ऊंचाई से कूदकर बचना लगभग असंभव था। अंतिम सन्नाटा। विमान अपनी नियत स्पीड और ऊंचाई पर उड़ता रहा। कॉकपिट के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर देखे। फ्लोरेंस की धड़कनें तेज थी। क्या सच में वो खूंखार आदमी चला गया था या फिर वो अभी भी बाहर अंधेरे में हाथ लगाए बैठा था? ये बंद जगह का खौफ क्लॉस्ट्रोफोबिया था जो उन्हें खाया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे एक उड़ते हुए ताबूत में कैद हैं। रात 10:15 विमान ने रेनो एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। FBI और पुलिस की दर्जनों गाड़ियां विमान को घेर कर खड़ी थी। बंदूकें तानी हुई थी।
कैप्टन स्कॉट ने इंजन बंद किए, कॉकपिट का दरवाजा खोला गया। फ्लोरेंस, स्कॉट और को पायलट धीरे धीरे बाहर आए। पूरा केबिन खाली था, पीछे की सीढ़ियां नीचे लटकी हुई थी और हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। सीट 180 खाली थी, वहां कोई नहीं था। कूपर, उसके $2 लाख और 2 पैराशूट गायब थे। वहां सिर्फ उसकी काली टाई और एक क्लिप पड़ी थी। FBI ने तुरंत इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को छाना गया, लेकिन डीबी कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। वह रात के अंधेरे में उस तूफानी आसमान से कूदकर कहीं गायब हो गया था। न कभी उसकी लाश मिली, न कभी वह इंसान। फ्लोरेंस के लिए वो रात हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गई। जब भी वो आसमान की तरफ देखती, उसे उस शांत सूट पहने हुए आदमी की याद आती जिसने खौफ को एक नया चेहरा दे दिया था। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका।